रूट नागलोक में पहुंच चुका था और इस वक्त अपने जिस्म से चिपके हुए म्यूकस और खून को हटा रहा था। लेकिन जितना खून उसके जिस्म पर लगा था उससे कहीं ज्यादा उसकी आंखों में झलक रहा था। नागलोक अब उसका शिकार था और वो शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। थम जा आगंतुक, तूने नागलोक की मर्यादा तोड़ दी है। हम तीनों शौर्य नाग, वीर नाग, तेज नाग तुझे अब यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। नागलोक की जहरीली धुंध भरी हवा के बीच रूट को 3 लंबे चौड़े साए नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर उसके अंदर का राक्षस बच्चों की तरह उतावला हो गया। जिंदा कौन जाएगा और कौन नहीं, ये तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। धीरे धीरे करके रूट की आंखें उस जहरीली धुंध के लिए एडजस्ट कर रही थी और कुछ सेकंड बाद उसे अपने पहले 3 शिकार साफ नजर आ रहे थे। 3 नाग योद्धा जिनके चेहरे नाग जैसा, धड़ इंसानों जैसा और कमर के नीचे का हिस्सा सांप जैसा था। ये तीनों नागलोक के उस द्वार के प्रहरी थे, शौर्य नाग, वीर नाग और तेज नाग। तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, लेकिन नागलोक आने का इस मार्ग से किसी का भी आना वर्जित है और तुम्हें ये नियम तोड़ने की सजा मिलकर रहेगी। इसलिए खुद को ज्यादा कष्ट मत दो और चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। शौर्य नाग की वो चेतावनी सुनकर रूट हंसने लगा। You mean surrender? मैं सरेंडर कर दूं और वो भी तुम 3 जोकर्स के सामने। रूट की हंसी उन तीनों नागो योद्धाओं को ये बताने के लिए काफी थी कि ये मामला बिना युद्ध के खत्म नहीं होने वाला था। अगले ही पल शौर्य नाग के शरीर पर स्केल्स चमक उठे और देखते ही देखते उसके बदन के स्केल्स एक शाइनिंग स्टील आर्मर में तब्दील हो गए। हर स्केल अब एक लीथल ब्लेड जैसा था। मैं समझ गया कि तेरा यहाँ आने का इरादा अच्छा नहीं है। तुझे अब अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। तेरे जिस्म का हर टुकड़ा मेरे जिस्म की धार से टकराकर बिखर जाएगा और उन टुकड़ों को मिलेगी नागलोक की सबसे दर्दनाक सजा। नरकांतिका, तेज नाग, दिखा दो इस घुसपैठिए को इसकी औकात। अगले ही पल तेज नाग ने बिजली की स्पीड से गायब होते हुए रूट के पीछे से अटैक किया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में सिर्फ एक ब्लर दिखा और रूट की पीठ पर एक गहरा घाव उभर आया। Oh, that was fast. लेकिन तुम लोग को शायद मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लो, मैं एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। और अगले ही पल तीनों नाग योद्धाओं ने वो हैरान कर देने वाला नजारा देखा। चंद सेकंड्स के अंदर रूट के घाव भर चुके थे और ये देखकर शौर्य नाग का क्रोध और भड़क उठा। ये कोई मायावी राक्षस है, वीर नाग। आदेश मिलते ही वीर नाग ने अपने हाथों को हवा में उठाया और उसकी हथेलियों से एक एक करके डेडली ट्राइडेंट्स, स्पीयर्स और कर्व डैगर्स निकलने लगे। हर वेपन हवा में एक इंफर्नल विसिल के साथ रूट की तरफ जा रहे थे। ओह, नाइस मैजिक ट्रिक। मैं इस सर्कस को पक्का एंजॉय करता, पर क्या करूं, अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। अभी मैं एक डैगर रूट के कंधे में घुस गया। रूट को एक पल दर्द हुआ, मगर उस वार ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने इस डैगर को खींचकर निकाला और गुस्से में अपना खुद का खून चाटते हुए उन तीनों की ओर देखा। अब मैं तुम लोगों का खून बहाएगा। रूट ने अपने हाथों को क्लॉज में बदला और एक लीप के साथ वीरनाग पर झपट पड़ा। वीरनाग ने एक शॉट कंज्यूर करके डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन रूट ने पहले ही उसका हाथ चीर दिया और क्लॉज उसके चेस्ट तक घुस गया। You wanted to kill me with these fragile weapons? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या हूँ। अब मैं तुझे तेरे ही वेपन्स की पावर फील कराऊंगा। रूट ने वीरनाग द्वारा कंज्यूर किया गया एक स्पीयर उठाया
और बिजली की स्पीड से वही वेपन उसके गले के अंदर घुसाते हुए उनको ट्विस्ट देकर घुमा दिया। वीरनाग के गले से एक चीख तक न निकल सकी। 1 down, 2 to go। वीरनाग का जिस्म टहनी से टूटकर गिरे सूखते पत्ते की तरह जमीन पर ढेर हो गया। ये नजारा कुछ ऐसा था जिसकी उन नाग योद्धाओं ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और वीरनाग की मौत देखकर तेजनाग बिल्कुल बौखला उठा। तूने वीरनाग को मारा, तू अब बहुत तड़प तड़प के मरेगा। या! तेजनाग ने अपनी फुल स्पीड से रूट के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया, मानो कोई चक्रव्यूह बना रहा हो। उसकी स्पीड इतनी थी कि रूट के आसपास का वक्त धीरे चलने लगा और रूट समझ नहीं पा रहा था कि हमला आखिर होगा किस डायरेक्शन से। और फिर बिजली की गति से रूट के जिस्म पर एक एक करके वार होने लगे। रूट का एक घाव भरता और इतनी देर में 2 और हो जाते हैं। रूट दर्द से परेशान हो रहा था, मगर उसका गुस्सा भी और भड़कता जा रहा था। मुझे इसको रोकना होगा कैसे भी। रूट के लिए तेजनाग के हमले एक मुसीबत बन चुके थे, मगर तभी रूट ने कुछ नोटिस किया। ये बीच बीच में स्लो पड़ रहा है, यानी ये लगातार फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता है। मुझे बस इसकी स्पीड के पैटर्न को समझना है। तेजनाग के वारों को सहते हुए रूट उसकी मूवमेंट को नोटिस करने लगा और जल्दी ही उसके शातिर दिमाग ने वो ओपनिंग ढूंढ ली जिसकी उसे जरूरत थी। अच्छा खेल है, पर अब इस खेल का दी एंड होने का टाइम हो चुका है। रूट ने अपनी सुपर स्पीड का यूज किया। वो भले ही तेजनाग से स्लो था, मगर उसकी टाइमिंग बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेटेड थी और दौड़ता हुआ तेजनाग सीधे रूट के मुक्के से जा टकराया। तेजनाग लड़खड़ाया और जमीन पर लुढ़क गया। बस रूट को वो मौका मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। टाइम टू क्लिप योर विंग्स और टेल। रूट ने तेजनाग की दुम का सिरा पकड़ लिया और उसकी बॉडी को तेजी से अपनी ओर पुल किया। इससे पहले कि तेजनाग कुछ समझ पाता, रूट ने अपने राइट फुट के हील से उसकी स्पाइन के बेस पर जोरदार वार किया। तेजनाग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, मगर शौर्यनाग अपने साथी को बचाने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही रूट ने तेजनाग का फेस उठाकर जमीन से निकली एक जैगड रॉक पर इतनी जोर से मारा कि तेजनाग का सर क्रैक कर गया। उसके सर से खून के साथ साथ उसका दिमाग भी बाहर निकल चुका था। 2 down। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मायावी राक्षस। शौर्यनाग ने अपने स्टील आर्म्ड शरीर के साथ एक जगनॉट की तरह चार्ज किया। उसके हर भारी भरकम कदम के नीचे जमीन टूट रही थी। उसके शोल्डर्स से स्टील स्पाइक्स निकल आए थे। रूट ने अपने क्लॉज उसकी स्टील आर्मर पे मारा, लेकिन वो बस स्पार्क्स प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लॉज ब्लंट होने लगे। तो तेरा आर्मर तुझे बचा रहा है, पर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे राक्षस मुझसे टकराकर मिट जाते हैं। या! रूट ने शौर्यनाग के वार से बचते हुए पीछे घूमकर अटैक किया, लेकिन शौर्यनाग उसके हर अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। और तभी अचानक शौर्यनाग की आर्मर प्लेटेड टेल ने कनेक्ट किया रूट के चेस्ट के साथ। रूट की छाती बुरी तरह से फट गई थी और उसकी पसलियां भी टूट गई थी। लेकिन इससे पहले कि शौर्यनाग अगला वार करता, रूट उछलकर खड़ा हो गया। उसके घाव अब और तेजी से भर रहे थे। तू आखिर चीज क्या है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? I am death। एक बार फिर दोनों भिड़ चुके थे। I am death। रूट वार पे वार कर रहा था, मगर शौर्यनाग का आर्मर उसके हर वार को फेल कर रहा था। पर शौर्यनाग इस बार एक जरूरी बात मिस कर गया था। रूट शौर्यनाग के आर्मर में एक ही जगह पर बार बार अटैक कर रहा था और फाइनली
उसकी अप्रोच काम कर गई। शौर्यनाग के आर्मर में एक हेयरलाइन क्रैक हो गया था, लेफ्ट साइड के रिब्स के पास। War is not won with weapons, but with strategy. और तू अपने आर्मर के घमंड में यही बात भूल गया। रूट का अगला वार उस क्रैक की जगह हुआ। उसने अपने नाखूनों को लंबा किया और उस क्रैक में घुसा दिया। उसके लंबे नाखून आर्मर के अंदर फ्लैश तक पहुंच गए और शौर्यनाग दर्द से तड़प उठा। अगले ही पल रूट ने अपनी ताकत का एग्जाम्पल पेश करते हुए एक झटके से अपने क्लॉज को बाहर खींचा और शौर्यनाग के मांस के साथ उसकी आर्मर प्लेट का भी एक टुकड़ा उसके जिस्म से अलग हो गया। रूट के पास अब काफी जगह थी। उसने एक बार फिर उसी जगह वार किया, मगर इस बार उसने अपना पूरा हाथ शौर्यनाग के जिस्म में घुसा दिया और अगले ही पल उसका हार्ट रूट के हाथों में था। That's 3. शौर्यनाग का शरीर स्टील के फ्लैश में वापस बदलने लगा और फिर वो जमीन पे गिरा। उसकी आंखों में शॉक और डिफीट के अलावा कुछ नहीं था। नागलोक के प्रवेश के रक्षक अब मर चुके थे। रूट ने सर्प संहार का ऐलान कर दिया था। No rules, no mercy, only war now. जहां एक और जनरल रूट नागलोक में पहुंच चुका था, वहीं दूसरी तरफ तिलिस्म के अंदर ड्रैकुला, गिलगमेश और एनकिडू भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। तीनों चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर तीनों के ही दिमाग के अंदर मानो एक तूफान आ रखा था। पता नहीं एनकिडू को क्या हुआ है। उससे बात करने की मेरी हर कोशिश बेकार जा चुकी है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खैर, अभी मुझे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। ड्रैकुला का कहना है कि हम हुनवावा के अड्डे के आसपास ही हैं। हुनवावा से लड़ने के लिए मुझे पूरी तरह सतर्क रहना होगा। एनकिडू की नाराजगी तो मैं बाद में भी दूर कर लूंगा। गिलगमेश अपना ध्यान एनकिडू के अजीब बिहेवियर से हटाने की कोशिश कर रहा था। वहीं एनकिडू अपनी ही उधेड़बुन में फंसा हुआ था। मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ? ये इंसानों की दुनिया मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। मैं न जाने क्यों इनके चक्कर में पड़ गया। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो गिलगमेश पर आंखें बंद करके भरोसा किया। मुझे तो अभी के अभी अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गिलगमेश को अगर इसी वक्त छोड़कर चला गया तो फिर मैं भी इंसानों की तरह बन जाऊंगा, अपना मतलब देखकर काम करने वाला। क्या करूं मैं? एनकिडू भावनाओं के एक भंवर में कैद था, जहां से न उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा था और न वो पूरी तरह डूब पा रहा था। उधर इन दोनों से अलग सबसे आगे चल रहा था ड्रैकुला, जिसके दिल जहन में बस एक ही बात थी। अनीता, मुझे कैसे भी करके अनीता को ढूंढना है और इस तिलिस्मी दुनिया से बाहर निकलना है। मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, वो यही गई है। और तभी जंगल में एक आवाज गूंज उठी, एक भयानक आवाज। स्वागत है तीनों योद्धाओं का। हुनवावा को ढूंढने निकले हो ना तुम तीनों? मुझे ढूंढने? बहुत बहादुर हो, वरना हुनवावा के जंगल का तो लोग नाम तक लेने से डरते हैं। और तुम तीनों जंगल के अंदर घुस आए, और न केवल घुस आए बल्कि कदम कदम पर मेरे द्वारा दी गई चेतावनियों से लड़ते हुए यहाँ जंगल के केंद्र तक भी पहुंच गए। वाह, मानना पड़ेगा, तुम तीनों सच में बहादुर हो। हुनवावा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, इसलिए ये पता करना असंभव था कि वो है कहाँ। तीनों योद्धा सतर्क हो चुके थे और अपने चारों तरफ देख रहे थे, मगर हुनवावा कहीं नजर नहीं आ रहा था। कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? तुम्हें क्या लगा
कि मैं जंगल के बीचों बीच किसी आलीशान घर में बैठा मिलूंगा? अरे ये पूरा जंगल मेरा है और मैं ही हूं ये पूरा जंगल। हुनवावा इस जंगल में कहीं भी हो सकता है, पर मैं समझता हूं तुम तीनों मुझसे रूबरू होना चाहते हो, और सच कहूं तो तुम तीनों ने वो हक भी कमाया है। लो, देख लो मुझे, देख लो अपनी मौत को अच्छे से। देखते ही देखते उन तीनों के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। आसपास के पेड़ धीरे धीरे छोटे होने लगे, मानो किसी ने उनका जीवन चक्र उल्टा चला दिया हो। पूरे जंगल में पशु पक्षियों की दर्द भरी डरी हुई आवाजें गूंजने लगी, मानो कह रही हो कि कोई भारी आपदा आने वाली है। तीनों योद्धा हैरानी से खड़े हुए ये सब देख रहे थे। चारों तरफ धीरे धीरे करके एक धुंध फैल रही थी, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये मिस्ट, तुझे लगता है कि तू ये मिस्ट क्रिएट करके मुझे रोक लेगा? हुनवावा, मैं यहाँ अनीता को लेने आया हूँ। चुपचाप अनीता को मेरे। चुप हो जाओ ड्रैकुला, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारी दोस्त यही है मेरे पास और वो सुरक्षित है। चिंता मत करो, ना मैं उसे कुछ करूंगा और ना तुम्हें। तुम अभी तक इस खेल को समझे नहीं हो ड्रैकुला। मैं खेल को समझने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं खेल का द एंड करने वालों में से हूँ। ड्रैकुला पूरी तरह अलर्ट था। मिस्ट धीरे धीरे हट रही थी और जब मिस्ट पूरी तरह से हटी, एक ऊंची सी चट्टान पर बैठा था एक साया। उसने काले लबादे जैसा पहन रखा था, जैसे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, और उसके पैरों के पास एक चट्टानी खंबे से बंधी हुई खड़ी थी, वो जिसे लिए बिना ड्रैकुला तिलिस्म से बाहर नहीं जाने वाला था, किसी भी सूरत में नहीं, यानी अनीता। अनीता, तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ तो सामने आ ही गया। अब मैं तेरा द एंड करूंगा और अनीता को फ्री करके इस तिलिस्म की दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। चलो गिलगमेश एंकिडू, इसका खेल खत्म करते हैं। धुंध अब पूरी तरह हट चुकी थी, लेकिन जब ड्रैकुला की बात का कोई उत्तर नहीं आया तो उसने पलट कर देखा और वो हैरान रह गया। ये क्या? ये दोनों कहाँ गए? ड्रैकुला के सवाल का जवाब आया, मगर हुनवावा के मुंह से। मैंने कहा ना ड्रैकुला, तुम अभी तक इस खेल को समझे नहीं हो। चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ। मुचकुंडा याद है ना तुम्हें? हाँ, वो राजा जो सदियों से एक केव में सो रहा था। हाँ वही। तुम्हें क्या लगता है इस तिलिस्म में तुम्हारी मुलाकात उससे क्यों हुई? क्योंकि ये तिलिस्म तुम्हें मारने के लिए नहीं है, ये तुमसे कुछ कहने के लिए है, और सिर्फ तुमसे नहीं, हर उस इंसान से जो इस तिलिस्म में आएगा। ये तिलिस्म मैंने ही बनाया है ड्रैकुला, और मैं ही हूँ इस तिलिस्म का केंद्र भी। क्या मतलब? मैं इस तिलिस्म की आत्मा हूँ ड्रैकुला, और मैंने ही खुद को इस तिलिस्म के केंद्र में रखा है। तुम अभी भी नहीं समझे ना? मैं ही अघोरनाथ हूँ और मैं ही हूँ हुनवावा। मेरे बहुत से और भी नाम हैं, जो तुम यहाँ देख रहे हो वो मेरा ही एक रूप है। सुमेरियन साम्राज्य के समय में हुनवावा नाम से जाना जाता था, इसीलिए जब मैंने इस तिलिस्म की रचना की तो मैंने अपने उसी रूप को इस तिलिस्म के केंद्र में रख दिया। हुनवावा की बात सुनकर ड्रैकुला कंफ्यूज था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसकी इस कंफ्यूजन को हुनवावा समझ गया। चलो मैं आसान करके समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इस तिलिस्म में क्यों आए थे। इतने लंबे सफर के बाद तुम शायद भूल गए हो। अच्छे से याद है मुझे, मैं अनीता को लेने आया। हुनवावा ने ड्रैकुला की बात काट दी। उसके चेहरे पर एक शातिर हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रैकुला पर हंस रहा हो। रामदास को भूल गए व्लाद? इधर ड्रैकुला
हैरान था। उधर हेल में लूसीफर उससे भी ज्यादा हैरान था। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? ये सच है, मेरा यंत्र गलत नहीं बता रहा है। पर ये हो कैसे सकता है? बेलियाल का एनर्जी सिग्नेचर इतना ज्यादा चेंज हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ इब्लिस? लूसीफर महान, बेलियाल की ऊर्जा में अब सात्विक ऊर्जा उसकी तामसिक ऊर्जा से ज्यादा हो गई है। इसका एक ही मतलब है, बेलियाल अब शैतान नहीं रहा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम इसका इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हो इब्लिस। अगर बेलियाल बदल सकता है तो फिर इसका एक ही मतलब है, कलयुग के नियम तोड़े गए हैं। बिना गॉड्स के इंटरफेरेंस के ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, कहीं कलयुग का टाइम खत्म तो नहीं हो गया? नहीं लूसीफर, आप गलत सोच रहे हैं। कलयुग खत्म होने में अभी बहुत समय है। पर फिर बेलियाल कैसे? पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, मगर मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेलियाल तिलिस्म के अंदर है और तिलिस्म एक अलग दुनिया होती है। वहाँ कलयुग के नियम लागू नहीं होंगे। हो, ऐसा क्या? तो क्या बेलियाल बाहर आने पर फिर से पहले ऐसा हो जाएगा? इसकी उम्मीद तो कम है। जो भी ताकत बेलियाल की ऊर्जा बदल रही है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम बेलियाल को खो चुके हैं, मगर फिर भी जब वो बाहर आएगा तो मेरे पास एक योजना है। शायद उससे हम बेलियाल की रूह को फिर से काला कर पाएं। इसका मतलब अब ज्यादा होप रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं रूट को मैसेज भेज देता हूँ। अब क्या फायदा एनर्जी ट्रैकर बनाने का? बेलियाल तो गया। लूसीफर अपनी जगह से उठा, मगर वो अभी कुछ ही कदम आगे गया था कि तभी इब्लिस ने उसे रोक दिया। नहीं लूसीफर महान, रूट को अपना काम करने दीजिए। ज्योतिर बिंदु बनाना अब और भी जरूरी हो गया है। क्यों? अब क्या फायदा? फायदा है, जरा सोचिए। जो ताकत बेलियाल जैसे शैतान को बदल सकती है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज हमारा खेल बिगाड़ रहा है वो आगे भी बिगाड़ सकता है। और जरा सोचिए, अगर हमने उस सात्विक ताकत को ढूंढकर ठिकाने लगा दिया तो? तुम ठीक कहते हो। पता तो करना ही होगा कि आखिर कौन है वो जो बेलियाल को बदलने की ताकत रखता है। एक बार वो मिल जाए, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। लूसीफर नहीं जानता था कि वो साधु कौन है जिसने बेलियाल जैसे महापापी शैतान को सत्य के मार्ग पर मोड़ दिया था। अगर जान जाता तो शायद वो अगले ही पल अपना रास्ता बदल देता, ठीक उसी तरह जैसे बेलियाल का बदल गया था और जो अब तिलिस्म के उस हिस्से में पहुंच गया था जिसे कहते थे उनवावा का जंगल। ये जंगल, इसी जंगल में कहीं पर है ड्रैकुला। मुझे उसे ढूंढना होगा। बेलियाल अभी भी ड्रैकुला को तिलिस्म से निकालने की मुहिम पर लगा था, मगर फर्क ये था कि पहले वो ये काम लूसीफर के लिए करने वाला था और अब वो यही काम प्रभु श्री राम की इच्छा समझकर करने जा रहा था। मैं ड्रैकुला को महसूस कर सकता हूँ। मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं आ रहा हूँ ड्रैकुला, मैं आ रहा हूँ। जय श्री राम। बेलियाल भी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था, मगर कोई और भी था जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। यही वो जगह लगती है। अब पर्वताक्ष को इसमें डुबो कर देखता हूँ। रुक जाओ। नहीं ओमकार, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये पर्वताक्ष है। एक ऐसा अस्त्र जो दिव्य उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी मामूली पानी से शुद्ध नहीं किया जा सकता। तुम्हें कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली चाहिए होगी। मामूली पानी से तुम्हारा क्या मतलब है? भला कौन से पानी से इस तलवार को शुद्ध करना होगा? तुम्हें एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ का जल इतना पवित्र हो कि उसे छूने पर ऐसा लगे मानो जल स्वयं तपस्या की अग्नि में तपकर गर्म हो गया हो। एक ऐसी जगह जो आज भी इस पाप भरी दुनिया से दूर हो। वहीं तुम्हें इस तलवार को शुद्ध करने का साधन मिलेगा। यही वो जगह लगती है। अब पर्वताक्ष को इसमें डुबो कर देखता हूँ।
रुक जाओ। मंजरी के बताए निर्देश के अनुसार ओमकार ऐसी जगह ढूंढने निकला था जहां का पानी तपस्या की गर्मी से गर्म हो, और उसी स्थान की खोज उसे सुकरी नदी के पास ले आई थी। मगर जैसे ही उसने तलवार को डुबोने के लिए मयान से निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, एक जोरदार आवाज ने उसे रोक दिया। कौन है? कौन है वहां? ओमकार ने आवाज की दिशा में देखा। पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक साधु जैसा दिखने वाला इंसान बाहर आ रहा था, लेकिन वो कोई आम साधु नहीं था। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसका बदन ऐसा लग रहा था मानो किसी मूर्तिकार ने फुर्सत से संगमरमर को तराशा हो। उसकी भुजाएं इतनी बलशाली थी कि अगर वो चाहे तो एक पेड़ को न केवल उखाड़ सकती थी बल्कि उसको सैकड़ों फुट दूर फेंक भी सकती थी। ओमकार हैरानी से उस तेजस्वी साधु को देख रहा था और वो ओमकार के पास आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है और इसमें प्रवेश करना वर्जित है? उस साधु की दमदार आवाज को सुनकर ओमकार एक पल के लिए ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या जवाब दे। फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला और सवाल के बदले सवाल दाग दिया। वर्जित है? कैसे और क्यों? अरे ये तो नदी है। नदी किसी की संपत्ति तो नहीं हो सकती है ना? हाँ, नदी किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन नदी के आसपास का क्षेत्र मेरा है, इसलिए यहाँ प्रवेश वर्जित है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। ओमकार ने 2 पल उस साधु की ओर देखा और फिर बेहद आदर के साथ उनसे सवाल किया। बाबा, मैं यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। मुझे बस इस तलवार को इस जल में धोना है, उसके बाद मैं चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं। संस्कारी हो, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और वो क्या? तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं स्वयं ये क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा। ओमकार उस साधु की वो शर्त सुनकर हैरान रह गया। उसने एक बार फिर ध्यान से साधु की ओर देखा। उसका बलशाली जिस्म ये साफ इशारा कर रहा था कि उससे युद्ध जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन ओमकार भी एक नंबर का जिद्दी था। ठीक है बाबा, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, तो हो जाए 2-2 हाथ। पर आपके अस्त्र कहाँ हैं? तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। मेरे लिए मेरे ये 2 बाजू ही काफी हैं। क्या? नहीं, ये बराबरी का युद्ध नहीं होगा। अगर आप बिना अस्त्र के लड़ेंगे तो मैं भी अपने हाथों से लड़ूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो आ जाओ फिर। ओमकार और साधु एक युद्ध लड़ने को तैयार थे। उधर तिलिस्म के अंदर ड्रैकुला भुनवावा के सामने हैरान खड़ा था। रामदास को भूल गए व्लाद? कहाँ है रामदास? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम अभी भी बहुत सी बातों से अनजान हो व्लाद। सच से बहुत दूर हो तुम। उस सच से जो तुम्हारी सोच के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है, तुमने इतना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, लेकिन तुम ढूंढने क्या निकले हो? मोक्ष, मुक्ति। अफसोस कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। तुम्हारा जन्म सिर्फ आतंक फैलाने के लिए नहीं हुआ था व्लाद। तुम्हारे जन्म के पीछे सदियों पुरानी एक महागाथा है। एक बीज जो एक युग पहले बोया गया था। तुम उसी बीज से निकले पेड़ का एक फल हो, लेकिन क्या तुम वही फल हो जिसकी उस पेड़ को तलाश है? इसका फैसला तुम्हारे निर्णय करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? बीज, पेड़, फल, ऐसे रिडल्स में क्यों बात कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? कुछ सच बताए नहीं जाते, समझे जाते हैं। तुम्हारा इस तिलिस्म में आना, तुम्हारा इस तिलिस्म में मुचकुंडा और फिर गिलगमेश से मिलना, ये सब तुम्हें एक सच समझाने के लिए था। मैंने इस तिलिस्म की रचना किसी की जान लेने के लिए नहीं की थी। ये तिलिस्म तो बस एक परीक्षा है, हर उस फल के लिए जिससे मुझे उम्मीद होती है। तुमसे पहले भी बहुत से आए, मगर मुझ तक सिर्फ तुम पहुंच पाए हो।
कुछ तो खास है। उनवावा की पहेलियों भरी बातों में ड्रैकुला को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उनवावा की बात काट दी। इनफ, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अनीता को लेने आया हूँ। अनीता को छोड़ दो और मुझे साफ साफ बताओ कि रामदास कहाँ है, वरना क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम अभी भी नहीं समझे व्लाद, मैं सिर्फ एक याद हूं, या यूं कहो कि एक याद का प्रतिबिंब। असली में मैं तो इस तिलिस्म के बाहर हूं। वो क्या है ना कि तिलिस्म का एक सिद्धांत होता है। तिलिस्म के अंत तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं और हर रास्ते पर कई चरण होते हैं, पर सारे रास्ते खत्म सिर्फ एक आखिरी चुनौती पर होते हैं। तो तिलिस्म बनाते समय मैंने अपने सुमेरियन कालखंड के रूप को ही आखिरी चुनौती के रूप में रखने का फैसला किया, और तुम मुझ तक पहुंच भी गए। मगर मुझे हराए बिना तुम इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल पाओगे, और मुझे हराने से पहले तुम्हें एक आखिरी खेल खेलना होगा। कौन सा खेल? उनवावा के चेहरे पर एक शातिर हंसी थी, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और अगले ही पल ड्रैकुला के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। देखते ही देखते ड्रैकुला ने अपने आप को एक बड़े से स्टेडियम में खड़ा पाया। स्टेडियम के चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनके हाथों में रंग बिरंगे झंडे थे और वो खूब शोर कर रहे थे। ड्रैकुला को समझते देर नहीं लगी कि वो एक ग्लेडिएटर एरिना में था, वो भी अकेला। वो अलर्ट हो गया क्योंकि उसे अंदाजा था कि हमला कभी भी हो सकता है। मगर तभी हुनवावा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। स्वागत है व्लाद, मौत के इस खेल में तुम्हारा स्वागत है। इस खेल का नियम सरल है, अपने दुश्मन को मार दो और फिर तुम्हें मिलेगा मौका हुनवावा से लड़कर इस तिलिस्म को तोड़ने का। तो क्या तुम तैयार हो व्लाद? I was born ready। भेजो जिसे भेजना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो तुम्हारे पहले प्रतिद्वंदी से तुम्हारा परिचय करवा देता हूँ। तुम्हारे जन्म से पहले उस बीज से जन्मे पेड़ का एक फल, जिसने अपनी वीरता और बहादुरी से इतिहास में अपना नाम किया। व्लाद, तुम्हारे सामने आ रहा है एक अजेय योद्धा जिसका नाम है थीसियस। अगले ही पल उस एरिना के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा लोहा का गेट आवाज करते हुए खुला। उस दरवाजे से बाहर आया एक योद्धा। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम एक साथ गूंज उठा। थीसियस, एक जीता जागता तूफान। उसका बदन ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य ने खुद उसके जिस्म को तराशा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जो समुंदर के गुस्से को भी शर्मसार कर दे। हाथों में एक विशाल ढाल और एक भारी तलवार थी, जिनसे वो एरिना की मिट्टी को घसीटता हुआ ड्रैकुला की ओर बढ़ रहा था। तो ये है मेरा पहला शिकार। गुड। थेसियस ने आंखों ही आंखों में ड्रैकुला को नाप लिया और बिना किसी चेतावनी के एक दहाड़ मारते हुए उस पर झपट पड़ा। ड्रैकुला ने अपनी पुरानी लड़ने की कला का प्रदर्शन करते हुए एक पल में जरा सा हिलकर खुद को बचा लिया और थीसियस का वार खाली जमीन को चोट पहुंचाकर रह गया। लेकिन थीसियस ने अगले ही पल अपनी तेजी से ड्रैकुला को हैरान कर दिया। उसकी तलवार भारी थी, लेकिन उसका अगला वार इतनी तेजी से हुआ कि ऐसा लगा मानो वो तलवार फूलों से भी हल्की हो। अच्छा है, अब कुछ मजा आएगा। थीसियस की तलवार ड्रैकुला के सीने की दाईं तरफ गहरा घाव करती निकल गई, मगर ड्रैकुला पर ऐसे वार कुछ खास असर नहीं करते थे, सिवाय उसका गुस्सा भड़काने के। अब तू मेरा वार संभाल। ड्रैकुला ने एक जोरदार पंच थेसियस की चेस्ट की ओर लॉन्च किया, लेकिन थेसियस ने अपनी ढाल घुमाकर उसका वार रोक दिया। फिर पलटकर ऐसा प्रहार किया कि ड्रैकुला को 3 कदम पीछे हटना पड़ा।
स्टेडियम में बैठी जनता पागल हो गई थी। हर वार पर, हर बचाव पर शोर बढ़ रहा था। ड्रैकुला बहुत तेज था, मगर थीसियस की फुर्ती के आगे उसकी एक न चल रही थी। बहुत अच्छा व्लाद, बहुत अच्छा। लेकिन क्या तुम थीसियस की गति के आगे टिक पाओगे? थीसियस ने अगले ही पल एक जोर का अटैक किया। तलवार की धार हवा को चीरते हुए ड्रैकुला के गर्दन तक पहुंच गई थी। ड्रैकुला ने अपनी वैम्पायरिक स्पीड के साथ सीधे नीचे झुककर वार टाल दिया और अपने जूतों की ताकत से एक जोर का प्रहार थीसियस के धरती पर जमाए पैरों पर किया। थीसियस हिल गया, लेकिन गिरा नहीं, उल्टा अपने पूरे शक्तिशाली शरीर का वजन डालकर ड्रैकुला को एक जोर का धक्का दिया। ड्रैकुला पटक कर रेत में गिरा, लेकिन एक पल में गुलाटी मारकर खड़ा हो गया। अब दोनों एक पल के लिए सामने सामने थे। दोनों के सीने तेज सांस से उठ रहे थे। आंखों में एक दूसरे की पावस के लिए इज्जत थी, मगर एक जिद भी इस लड़ाई को खत्म करने की। तुम बहुत फास्ट हो दोस्त। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है मॉन्स्टर। दोनों ने एक साथ अटैक किया। दोनों का प्रहार एक दूसरे से टकराया और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि पूरा एरिना कांप उठा। जब धूल बैठी तो दोनों योद्धा कुछ दूर रेत में घुटने टेक कर बैठ गए थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन हारने को तैयार नहीं थे। युद्ध तो अभी बस शुरू हुआ था।